हेलो बच्चों, क्लास 6। तो साइंस में अब तक जो हमने पढ़ा, पहले एक नज़र उस पर डाल लेते हैं क्या सब हम पढ़ चुके हैं। देखिए, लॉकडाउन में टीचर का आना संभव नहीं है और सिस्टम विपरीत है सरकार की तरफ से। और आपका रजिस्टर्ड स्कूल है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेशर है हम लोग पे, जो स्कूल को बिल्कुल ही क्लोज रखना है। तो इसलिए आपके घर पे टीचर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पढ़े नहीं हैं। आप लोग को घर पे पढ़ना है और उसी की मदद के लिए हम लोग ये वीडियो क्लास जो है ये चला रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि पढ़ना है तो वीडियो क्लास आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, यानी जो बच्चा ज़्यादा एक्टिव रहेगा पढ़ने के लिए, कॉन्शस रहेगा, वही पढ़ पाएगा ना। बाकी को दिक्कत होगी, तो आप लोग थोड़ा कॉन्शस होइए। तो एक बार एक नज़र हम लोग जो अब तक पढ़े हैं उस पर डाल लेते हैं। आप लोग आशा में रहते हैं पेरेंट्स बोलेंगे तो पढ़ेंगे, टीचर्स बोलेंगे तो पढ़ेंगे, तो ये गलत आदत है। अब आप बड़े बच्चे हैं, ज़्यादा छोटे नहीं हैं। ये खुद आपके समझने की चीज़ है, पढ़ाई क्या चीज़ है ये आप जानते हो ना, कितना कीमती है। और वैसे भी पढ़ हम क्या रहे हैं, पढ़ हम वही रहे हैं ना जो हम डेली एक्टिविटी कर रहे हैं ना। मान लो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी भोजन कहाँ से आता है। ये तो हम अगर नहीं भी पढ़े, मतलब एक मूर्ख व्यक्ति है वो भी जान रहा है, देख रहा है कि हम कहाँ से ला रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो हम तो उसी को पढ़ रहे हैं ना। तो कुछ नया तो नहीं, ये इतना भारी लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, क्या याद करना पड़ेगा। और भैया हमने इसमें वेराइटीज ऑफ फूड पढ़ा है। वेराइटीज ऑफ फूड में हमने देख लिया कि अलग अलग हमारे यहाँ जितने भी स्टेट्स हैं, सब स्टेट्स के खाना अलग अलग हैं। आप तो पढ़े हो ना। कहीं पे इडली डोसा फेमस है, तो कहीं पे दाल भात फेमस है, कहीं पे चूड़ा दही फेमस है। तो हर जगह का खाना अलग अलग है। तो ये ऑल वेराइटीज ऑफ फूड्स जो होते हैं ना, ये सभी क्या आगे वेराइटीज ऑफ फूड में आगे। कभी आप चाउमीन खाते हो, कभी आप मैगी खाते हो, कभी आप रोटी खाते हो, कभी आप चावल खाते हो, कभी आप चूड़ा खाते हो, कभी आप मतलब समोसा खाते हो। तो ये वेराइटीज ऑफ फूड जो हम तैयार करते हैं, तो कहाँ से तैयार करते हैं। तो जितने भी फूड आइटम्स हैं आप जान चुके हो कि दो जगह से आती है, या तो प्लांट से या फिर एनिमल से। शंकर, 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 एस सर जी। अब इसमें आता है फूड इंग्रेडिएंट्स को हमने पढ़ा, यानी फूड इंग्रेडिएंट्स का मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ जो हम तैयार करते हैं, तो केवल मान लीजिए रॉ मटेरियल से ही तो तैयार नहीं होता है। हाट पिठिया से खरीद के ले आए गोभी, और सब्जी तो बन नहीं गया, सब्जी तो बनाना पड़ता है ना। तो उसमें कई सारी चीज़ें हम मिक्सअप करके ना हम बनाते हैं जी, अपने खाने के लिए तैयार करते हैं। तो उसको जो हम कुक करते हैं तो क्या सब मिक्सअप करते हैं, तो जो सब हम मिक्सअप करते हैं तो उसको हम फूड इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे राइस, चावल बनाना है, क्या करोगे, पानी लाते हो, पानी डालते हो, पानी उबलता है, उसके अंदर चावल डालते हो, चावल उबलता है, तो वाटर क्या हो गया ना। फिर थोड़ा नींबू डाल देते हैं ताकि चावल फ्रेश हो जाए। ये सब क्या हो गया, उसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। इस तरह दाल बनाते हो, उसमें पानी डालते हो, हल्दी नमक वगैरह डालते हो, ये क्या हो गया, पानी हल्दी नमक, ये सब क्या हो गया, दाल का इंग्रेडिएंट्स हो गया ना। सोर्सेज ऑफ फूड में आप जान ही चुके हो, प्लांट्स और एनिमल्स। हमारे फूड के सोर्सेज क्या है, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। फिर हमने देख लिया कौन से प्लांट का रूट खाते, कौन से स्टीम, किसका लीव्स, किसका सीड, किसका मतलब अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को हम खाते हैं। ये तो आप फोर्थ क्लास में ही पढ़ चुके हो। एक नया आया था स्प्राउट्स। स्प्राउट्स का मतलब अंकुरन, अंकुरित चना मूंग वगैरह हम खाते हैं। तो अंकुरन क्या होता है, बीज से जो है, तो जब आप बीज को, चना को फूलने देते हो तो एक व्हाइट कलर का निकलता है ना जी, रूट पहले डेवलप्ड होता है ना। तो जब उसमें रूट डेवलप्ड हो जाता है उस सीड में, तो उसको हम कहते हैं स्प्राउट्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्प्राउटिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्प्राउट्स फ्रॉम सीड इज कॉल्ड स्प्राउटिंग ना। अब अपने बारे में तो हम पढ़ लिए, अब एनिमल्स क्या खाता है, व्हाट डू एनिमल्स ईट। इसमें हमने देख लिया कि अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स आप पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। हर्बीवोरस, कर्निवोरस, ओमनिवोरस ना, इंसेक्टिवोरस। प्लांट भी, कुछ प्लांट भी आप पढ़े थे, हर्निवोरस, कर्निवोरस होता है। तो यही सब इस फूड में था ना। तो फूड कहाँ से आता है। इसके बाद हम सेकेंड चैप्टर जो पढ़े थे, फूड व्हाट डज इट कंटेंट्स। इसका मकसद क्या था कि भोजन जो हम करते हैं क्यों करते हैं, खाना खाने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो इसमें आपने पढ़ा था कि हम जो भोजन करते हैं ना, तो अलग अलग तरह के उसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं ना। तो ये हम जो भोजन करते हैं, हम जो खाद्य पदार्थ, हम जो खाद्य सामग्री, रोटी खाएं, चावल खाएं, सब्जी खाएं,
तो इनमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं ना, और ये हमारे लिए नेसेसरी है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भोजन हम लोग इसलिए करते हैं। इसके अलावा दो और न्यूट्रिएंट्स था, वाटर और रगेज ना। इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, मतलब इसमें कोई पोषक तत्व तो नहीं पाया जाता, लेकिन हमारे लिए नेसेसरी है इसको लेना। पानी नहीं पियोगे तो क्या होगा, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, कमजोरी फील होने लग जाती है, कब्ज हो जाती है ना, पेट में गैस बनने लग जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आए, जो भोजन हम किए वो सही तरीके से हमारे शरीर में पच जाए, तो उसके लिए जो है जो वाटर और रगेज नेसेसरी है, जरूरी है। जो भी अनपचा भोजन होता है वो रगेज जो है उसको आसानी से शरीर से बाहर निकाल देता है, समझ गए। तब इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हम पढ़े थे, ये एनर्जी गिविंग फूड था ना। इसके बाद फैट हम पढ़े थे, तो फैट भी एनर्जी गिविंग फूड था। फैट में दो तरह के फैट हमने पढ़ा था ना। जो फैट जो है वो दो तरह का, कौन कौन सा फूड जो है रिच है फैट में, इसमें हमने बटर फुल क्रीम मतलब मिल्क, चीज, ग्राउंड नट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कैस्यू नट, ये सब मतलब सोयाबीन, आलमंड, एक का योग जो होता है वो, ये सब जो है फैट का मेन सोर्सेस है, और फैट से भी एनर्जी मिलता है ना। फैट जो होता है वो दो तरह के होते हैं, हेल्दी फैट और अनहेल्दी फैट। हेल्दी फैट जो है वो हमारे शरीर को ना तंदुरुस्त भी रखता है और कैंसर से लड़ने की कैपेसिटी भी देता है, लेकिन अनहेल्दी फैट जो है वो हमें हार्ट का बीमार मतलब हार्ट का मरीज बना देता है। तब ये हेल्दी फैट और अनहेल्दी फैट आप समझ गए। हेल्दी फैट मतलब जो हमारा शरीर आसानी से एब्जॉर्ब कर ले और यूटिलाइज कर ले, लेकिन अनहेल्दी फैट को हमारा शरीर मतलब आसानी से यूटिलाइज नहीं कर पाता, पूरी खपत नहीं कर पाता, तो वो हमारे शरीर में जमा होने लग जाते हैं हार्ट के इर्द गिर्द चर्बी के रूप में ना। इसके बाद हमने प्रोटीन्स पढ़ा था। प्रोटीन्स जो है हमारे बॉडी बिल्डिंग से मतलब न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। प्रोटीन का मेन सोर्स जो है मिल्क या पल्स है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसका एक लिस्ट भी था ना। अब हम विटामिन को पढ़े थे, तो विटामिन क्या है, विटामिन की बहुत ही कम मात्रा हमारे शरीर को जरूरत होती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, के, इसका तो पूरा लिस्ट ही आप देख लिए थे ना। याद करना था इसका मेन सोर्सेज क्या क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अलग अलग विटामिन की लेख से अलग अलग तरह के जो है बीमारियां आती हैं ना। मिनरल्स भी पढ़ लिए थे, मिनरल्स की भी जरूरत हमारे शरीर को होती है ना। कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, और इसके मेन सोर्सेज और इम्पोर्टेंस क्या थे ये याद करना था, कर लिए हो गया। फिर हम बैलेंस डाइट पढ़े थे ना। एक बैलेंस डाइट जो होता है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर के लिए नीडेड हैं, जरूरी हैं, वो राइट अमाउंट में मिला हुआ होता है, मिक्सअप होता है एकदम, ठीक है। अब हम पढ़े थे कि मतलब खाना पकाने से पहले मतलब क्या करें कि उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो नष्ट ना हो। कभी कभी हम जानबूझ के या अनजाने में जो है सो खाद्य पदार्थ को जो है सो न्यूट्रिएंट्स लेस बना देते हैं, मतलब उसके जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो, अब बार बार चावल को धोओगे तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट बाहर ही निकलेंगे ना। इसी तरह सब्जियां भी हैं, आलू को काट लिए फिर धोए तो क्या होगा, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो पानी के साथ फ्लो कर जाएगा, बह जाएगा, तो हमें धो के काटना है। तो इस तरह की ना अधिक हाई टेम्परेचर पे पकाना, खाना जल्दी पक जाता है, लेकिन उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हवा में उड़ जाते हैं। इसके बाद हमने मतलब डिजीजेज को पढ़ा था, डिफिशियंसी डिजीजेज, प्रोटीन की कमी से क्या होता है ना, कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है, विटामिन की कमी से क्या होता है, मिनरल्स की कमी से क्या होता है, और इसका भी एक लिस्ट आपको दे दिया गया था ना। जो कौन से मिनरल की कमी से कौन सा डिजीज होता है और उसके सिम्टम क्या है, पहचानेंगे कैसे हम। इसके बाद अब हम इसका जो मेन था क्वेश्चन आंसर आपको तैयार करना था, कॉपी जमा नहीं हुई है, हो सकता है कल आपके पास सर जी जाएं, ठीक है। तो यही माहौल खराब हो गया था, जगह जगह गांव में जो बाहर से लोग आ गए थे, इस वजह से जो था सो नहीं उसको कॉपी कलेक्ट किया गया था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे फाइबर्स। फाइबर मीन्स रेशा। वेयर डू आवर क्लॉथेस कम फ्रॉम, ठीक है। हमारे जो रेशे हैं, कपड़े हैं, भोजन तो हमने कर लिया, भोजन के बारे में जान लिया, भोजन के बाद वस्त्र आता, फिर आवास आता है, तो हम कपड़े के बारे में पहले पढ़ेंगे। कहता है देयर आर थ्री बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, देयर आर थ्री बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, मतलब हमारे जो जीवन है, हमारा धरती पे हमारा जीवन सही तरीके से चलता रहे, उसके लिए तीन जो है बेसिक नीड है, बुनियादी जरूरत है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। पहला फूड है, दूसरा शेल्टर, और तीसरा क्लॉथेज, है ना। भोजन, आवास और वस्त्र, भोजन वस्त्र आवास पढ़े थे ना। क्लॉथेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड डस्ट, सही बात है। क्लॉथेज जो है क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है, हमारे शरीर को बचाने का काम करता है, किससे, गर्मी से, जाड़ा से, धूल से ना। There is a wide variety of clothes. There is a wide variety of clothes suitable for different places, weather condition and genders, ठीक है।
कहने का मतलब ये है कि मतलब अलग अलग जगह पे क्लाइमेट के हिसाब से ना, मतलब वेदर कंडीशन के हिसाब से, प्लेस जगह के हिसाब से ना, या ग्रैंड मतलब गेंडर्स या आयोजन के हिसाब से जो अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। आप ही हो स्कूल आते हो तो ड्रेस पहनते हो, किसी शादी फंक्शन में जाते हो तो अलग तरह के कपड़े पहनते हो, और सामान्य तौर पे घर पे अलग तरह के कपड़े पहनते हो ना। द स्टाइल ऑफ क्लॉथिंग डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सही बात है, डिफर मीन्स क्या होता है, अलग अलग, अलग होना। स्टाइल जो है कपड़े पहनने का जो स्टाइल है वो अलग अलग जगह की अलग अलग होती है। पता है समटाइम्स बाई merely looking at the clothes of a person we can tell the place and culture he belongs to। सही बात है, कभी कभी जो होता है लोगों के कपड़े को देख के हम पहचान सकते हैं ना। पगड़ी देख लिए तो समझ गए भाई ये सरदार जी हैं ना, धोती कुर्ता देख लिया तो अरे ये लग रहा है कि गाँव के मतलब बिहारी हैं। तो इसी तरह से अलग अलग जगह के कपड़े पहचान भी होते हैं। कहता है वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन। सही बात है, सीजन के हिसाब से भी हम अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। गर्मी आई तो सूती कपड़े पतले कमीज पहनते हैं, ठंडी आ गई तो स्वेटर पहनने लग जाते हैं ना। कहता है इन समर गर्मी में मोस्टली कॉटन क्लॉथेस ऑफ लाइट कलर्स आर वर्न एज दे कीप अस कूल बाय अलाउइंग एयर टू पास थ्रू। सही बात है ना। गर्मी में क्या होता है, हम एकदम पतले जो है सो हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं, जिससे हमारा शरीर ठंडा बना रहता है और हवा उससे आर पार आती जाती रहती है, तो गर्मी कम लगती है। लेकिन इन विंटर जाड़े में क्या होता है, वी वियर वुलन क्लॉथेस, हम लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, लाइक स्वेटर, कैप्स, ग्लव्स, ये सब लगाते हैं। इससे क्या होता है, दे ट्रैप एयर इनसाइड देम, ये क्या करता है, हवा को अपने भीतर ही रोक लेता है, यानी शरीर से बाहर हवा को शरीर के संपर्क में आने से रोकता है। बॉडी टेम्परेचर कपड़े के भीतर रह गया, जिससे हमारा शरीर गर्म बना रहता है। एंड डज नॉट अलाउ द वार्मथ ऑफ आवर बॉडी स्किन। सही बात है, हमारे शरीर की जो गर्मी है, हम सोचते हैं क्या, आमतौर पे लोग सोचते हैं कि ऊनी कपड़े पहनते हैं ना तो ऊन जो है गर्म होता है। अरे भाई ऊन गर्म नहीं होता, बल्कि वो क्या करता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बॉडी में ही रोकने का काम करता है। तो अगर आप स्कूल आते हो पढ़ते हो तो इतनी बात तो आप समझ सकते हो ना, तो कपड़ा गर्म नहीं होता बल्कि गर्मी हमारे शरीर में होती है। कुछ कपड़ा जो होता है गर्मी कुछ से लीकेज होती है। किसी स्वेटर को पहनने से अगर ठंड ज़्यादा लग रही है मतलब क्या हुआ, स्वेटर गर्म नहीं है ऐसी बात नहीं, उस स्वेटर से हमारे शरीर की गर्मी बाहर आ जा रही है, हम उससे मतलब स्वेटर उसको रोक नहीं पा रहे ना। एक पतली सी प्लास्टिक की पॉलीथीन का बना हुआ जो होता है, मतलब बारिश में पहनते हैं ना बरसाती, उसको आप पहन लेते हो तो कितनी गर्मी आती है। ऐसा क्यों, है तो पतली सी लेकिन हवा को रोक लेता है, यानी शरीर शरीर को हवा से संपर्क नहीं होने देता है, तो हमारे बॉडी की गर्मी जो होता है वो बॉडी में ही रुक जाती है, शरीर में ही रुक जाती है, तो गर्म बना रहता है हमारा शरीर। ठीक है, तो कपड़े गर्म नहीं होते बल्कि कपड़े शरीर को हवा के संपर्क में आने से बचाने का काम करते हैं। समझ गए। अब कहता है फाइबर एंड इट्स टाइप। अब ये कपड़े जो होते हैं सो कितने तरह के फाइबर से ही तो बनते हैं ना भाई, रेशा से ही बनते हैं, तो इसके टाइप्स कौन कौन से प्रकार है। कहता है फाइबर इज ए हेयर लाइक स्टैंड फ्रॉम व्हिच ऑल द फैब्रिक्स आर मेड। सही बात है, जितने भी फैब्रिक है यानी कपड़े हैं वो जो बनाए जाते हैं वो फाइबर से ही बनते हैं ना, जो कि बाल के समान पतला होता है। आप अपने कपड़े को देखो, बाल के समान पतला जो होगा तो उसका रेशा रहता है, उससे बुन के बनाया जाता है। मतलब फाइबर इज द बेसिक यूनिट ऑफ ए फैब्रिक। सही बात है, किसी भी कपड़े को बनाने का जो बेसिक यूनिट है, सबसे पहली जो चीजें हैं वो क्या है, फाइबर। मम्मी को भी देखे होंगे, दादी उदी को ना, रुई से क्या करती है, पहले चरखा जैसे चलाते थे, चरखा देखे हम चलाते हुए नहीं देखे होंगे, पिक्चर में तो देखे होंगे। क्या होता है, रुई लेके उसको धागा पहले तैयार किया जाता है, फिर उस धागे से कपड़े तैयार होता है ना। तो पहले रुई, उसके बाद धागा, फिर कपड़े, तो वही फाइबर है। फाइबर मतलब वही रेशा, रुई से जो धागा बना दिए वो फाइबर हो गया। कहता है फाइबर्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, ये कहाँ से आया है फाइबर ना, मेन सोर्सेज जैसे हमारे फूड का क्या था, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसी तरह फाइबर के भी मेन सोर्सेज दो ही है, प्लांट्स और एनिमल। ठीक है, इसी के ओरिजिन के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया टू टाइप। हाँ, और एक फाइबर ये भी है जो कि मतलब फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। ठीक है, लेकिन सोर्सेज तो वही है, नेचुरल फाइबर मतलब प्राकृतिक रेशे क्या होता है, तो फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। जो प्राकृतिक रूप से हमारे पास आएंगे फाइबर, जिसको हम तैयार करते हैं या हम प्राप्त करते हैं, तो उसको नेचुरल फाइबर कहते हैं ना। प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर। अब प्लांट को तो हम तैयार नहीं ना करते जी, नेचर करता है ना। किसी एनिमल को भी तो हम तैयार नहीं करते, नेचर करता है।
प्लांट और एनिमल से जो भी फाइबर आ गया उसको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। ठीक है, बस वही चीज पढ़ रहे हैं जो कि हम आसपास देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें कुछ अलग नहीं, नया नहीं। तो फाइबर्स को दो टाइप्स हो गए, नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर कहाँ कहाँ से आया, तो प्लांट से आया और एनिमल से आया। और दूसरे टाइप जो है वो सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, ये कहाँ से आया, तो नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, ठीक है, ये सब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं तो उससे तैयार किया जाता है। ठीक है, अब देखिए प्लांट फाइबर, प्लांट से क्या क्या आता है, तो फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर। जो फाइबर प्लांट से आता है प्लांट फाइबर कहलाता है। कॉमनली यूज्ड प्लांट फाइबर्स आर कॉटन जूट, फ्लैक्स, हेम्प, कोकोनट फाइबर, इट इज। सही बात है। कॉटन, रुई, रुई से बनता है ना, रुई से तो रजाई भी हम लोग बनाते हैं और चरखा उरखा भी चलता है। जूट, इसको सोन कहते हैं, पटसन कहते हैं, पटुआ कहते हैं। ये जो सुतरी वाला बोरा है ना वो जूट से ही बनता है। ठीक है, फ्लैक्स, हेम्प, कोकोनट फाइबर, नारियल, नारियल की रस्सी उस्सी भी होती है, साबे की रस्सी उस्सी होती है, ये सब फाइबर से ही तैयार किए। ठीक है, ये अलग अलग ये आपको यहाँ पे दिख जाए। ठीक है, अब कहता है एनिमल फाइबर। अब जानवर से क्या कौन सा फाइबर मिलता है जी, कहता है एनिमल फाइबर समझ, कहता है सम एनिमल्स हैव डेवलप्ड स्पेशल टाइप्स ऑफ हेयर। सही बात है, कुछ जानवरों का जो बाल होता है ना विशेष प्रकार का होता है, एंड फर, और उसका रोया, फर, ऊपरी परत ऑन देयर बॉडी दैट कीप्स देम वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। सही बात, खास करके पहाड़ी इलाके में जो ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उसके हेयर स्पेशल टाइप्स के होते हैं जो कि उसके बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखने का काम करते हैं। वी यूज फ्लेस, मतलब फ्लीस मतलब क्या होता है, देखिए इंग्लिश में ही लिखा हुआ है द वुलन कोट ऑफ शीप। सही बात है, भेड़ से बना हुआ जो ऊनी कोट होता है ना उसको हम कहते हैं फ्लीस। पहाड़ी लोग पहनते हैं या गोट के या रैबिट के। सही बात, गोट के, रैबिट के, शीप के जो ऊन होते हैं, बाल होते हैं, उसको काट के उससे जो कोट तैयार किया जाता है उसको फ्लीस कहते हैं। अब सच एनिमल्स टू मेक क्लॉथ। सही बात है, फॉर एग्जांपल वुल ऑफ शीप ना, कैशमेयर वुल ऑफ कैशमेयर कोट्स, कैशमेयर वही पहाड़ी, पहाड़ी बकरी जो होती है उसके बालों को काट के बनाया जाता है। हेयर ऑफ याक, याक ये भी पहाड़ी पशु है आपको पता है, तो इसके भी बाल से तैयार किए जाते हैं। कैमल्स, ऊँट के, और अल्पासेस, ठीक है, अल्पासेस, ठीक है, आर यूज टू मेक वुलन क्लॉथेस। कहने का मतलब ये अलग अलग तरह के जो है सो जंगली जंगली जानवर है। ठीक है, जिसके मतलब बालों से कपड़े तैयार किया जाता है, वुलन क्लॉथ तैयार किया जाता है। फर ऑफ मिंक, रैबिट एंड मस्कट्स आर यूज फॉर मेकिंग कोट्स, जैकेट्स ना। मस्कट, मस्कट ये भी पहाड़ी मतलब जानवर है। मिंक, रैबिट सब पहाड़ी है। ठीक है, इसके जो फर होते हैं, इसके फर से, फर मतलब समझते हो ना, मतलब ऊपर का एकदम, मतलब जैसे रैबिट है तो रैबिट का जो बाल है उसको फर कहते हैं, काफी मुलायम होता है ना। तो जैकेट कोट को तैयार करने में इसकी जरूरत पड़ती है, इसका लोग यूज करता है। तो फाइबर के भी दो मेन सोर्सेज हो गए, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर में हम प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर को पढ़ लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अंगोरा ऊल, अंगोरा ऊल कहता है कंसिडर टू बी ए वेरी फाइन ऊल। ये जो ऊन है बहुत ही फाइन होता है, बहुत ही अच्छा होता है। इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा रैबिट, अंगोरा रैबिट जो है पहाड़ी खरगोश, ठीक है, नाम हुआ ये। while the angora goat is used to obtain another wool called mohair, mohair silk। सही बात है, अंगोरा गोट, अंगोरा रैबिट से आपको अंगोरा वुल मिलता है और अंगोरा गोट से जो है मोहेयर मिलता है, मोहेयर सिल्क। ठीक है, मोहेयर सिल्क ये ऑप्शन कहाँ से आता है, तो मोहेयर। ठीक है, अब कहता है सिल्क इज ऑप्टेन फ्रॉम, सिल्क जो है रेशम, रेशम कहाँ से आता है, तो ये तो पढ़ चुके हो, सिल्क वर्म से आता है, पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हो, ये सिल्क वर्म है। ठीक है, कहता है ये जो कोकून होता है ना, कोकून ऑफ ए स्मॉल इंसेक्ट्स कॉल्ड द सिल्क। ठीक है, सिल्क रेशम का कीड़ा जो होता है इसके कोकून से तैयार किया जाता है। तो ये नेचुरल फाइबर। ठीक है, नेचुरल फाइबर में कहाँ कहाँ प्लांट फाइबर देख लिया, कॉटन है, जूट है ना, ये सब क्या है, कॉटन है, जूट है, फ्लैक्स है, ये सब हो गए प्लांट फाइबर। एनिमल फाइबर में आप वुल, सिल्क, फर ना, ये सब हो गए आपके। ठीक है,
उसे किससे क्या तैयार किया जाता है आप आसानी से जान सकते हैं। अब आता है सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर को हम कल पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग को देखने में थोड़ा उबाऊ हो जाता है। ठीक है, तो हमने प्लांट फाइबर नेचुरल फाइबर को हमने पढ़ लिया, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर, थर्ड चैप्टर। ठीक, तो वीडियो आपका आपकी मदद के लिए, ठीक है, पढ़ना आपको है, मदद के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग थोड़ा जिज्ञासु बनिए ना, इच्छा जगाइए पढ़ने का और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जहाँ दिक्कत हो आपके लिए हेल्पलाइन खुली हुई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई भी बच्चा फ़ोन ही नहीं करता है। जब सर जी जाना शुरू करते हैं तब बच्चे का फ़ोन भी आना शुरू हो जाता है, सर जी जाना छोड़ देते हैं। अरे भाई, सर जी की मजबूरी है, नहीं जा सकते हमेशा। इस चीज़ को समझिए, बड़े बच्चे हैं आप लोग, फोकस कीजिए थोड़ा पढ़ाई। ओके, बाय।